बिलासपुर गांव में उर्मिला और उसका बेटा और उसकी बहू साथ में मिलजुल कर रहते थे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक दिन रसोई में शीला बहू खाना बना रही थी। वहीं उसकी सास आ जाती है और कहती है, शीला बहू एक कॉफी बना दे जरा। क्या है माँ जी, जब देखो कॉफी कॉफी मांगती रहती हो, और कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? अरे बहू, सुबह का खाना बनाकर तुम तो सो जाती हो, बाकी घर का काम तो मैं ही करती हूँ। मैं जरी सी खुश क्या हूँ, तुम्हारे कलेजे पे सांप लेटने लग जाता है। यह कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, इस बुढ़िया से तंग आ गई हूँ मैं। जब देखो कॉफी कॉफी मांगती रहती है, दिमाग खराब करके रखा है इस बुढ़िया ने। तभी शीला की माँ ललिता कहती है, तेरी सास है, मेरी सास तो इससे भी खतरनाक थी। नई नई सास जिसे रचती रहती थी। चल फोन रख, मैं तेरे घर आ रही हूँ। शीला फोन रखकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी शीला अपनी सास को कहीं जाते हुए देख उनसे पूछती है, माँ जी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ बहू, बाजार जा रही हूँ। इतना सज धज के बाजार जा रही हो या कहीं और? शीला इतना कहकर अपनी सास का पीछा करने लगती है। वह देखती है कि उसकी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। शीला सोचती है, आज तो मैंने अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ लिया है, इसलिए बाजार जाती है अपना मुंह काला कराने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें माँ जी? उर्मिला रोने लगती है अपनी बहू की ऐसी बातें सुन के। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह कैसी बातें करती हो? यह बेचारा तो बैंक का रास्ता पूछ रहा था, तूने इसे मेरा आशिक बता दिया। तभी वो आदमी कहता है, कैसा जमाना आ गया है इन बहुओं का, भगवान बचाए इनसे। घर के बाहर शोर सुन के उर्मिला का बेटा विजय भी बाहर आ जाता है। ये तुम क्या कह रही हो मेरी माँ के लिए? तुम्हारी माँ पकड़ी गई तो बात घुमा रही है। बहुत हुआ बहू, मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर। मैं नहीं रह सकती अब तेरे साथ। उर्मिला अपने कमरे में आकर बैग पैक करके अपने भाई के यहाँ आ जाती है। अगले दिन, सीमा लंच तैयार हुआ क्या? जी अभी लाए। इतने में दूध वाला आ जाता है। सीमा जैसे ही दूध लेकर जाती है, उसका बच्चा रोने लगता है। सीमा सोचती है, मैं क्या करूं, घर का काम कर करके थक गई हूं। मुझे नहीं पता था कि घर का इतना सारा काम होता है। जब शाम को अजय घर वापस आता है तो सीमा उससे कहती है, अजय, मैंने माँ जी को बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। चलिए माँ जी को लेकर आते हैं। सीमा अपने पति के साथ जाती है और अपनी सास को मनाकर घर ले आती है। फिर वह सभी खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। डायरेक्टर बबलू अपनी हीरोइन पीलू और अपने पक्षी ग्रुप के साथ जंगल आता है। पीलू चिड़िया अपनी डायरेक्टर से कहती है, अरे डायरेक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था इस हॉरर फिल्म का शूटिंग कहीं और करो। यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, मेरी स्किन यहाँ पे खराब हो जाएगी। मैडम, ये जगह हमारी शूटिंग के लिए सबसे अच्छी है। इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर डरावनी फीलिंग आएगी, लेकिन अभी भी हमें हमारा हीरो नहीं मिला है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स ऑडिशन देने के लिए डायरेक्टर के पास आते हैं। उस भीड़ में कालू कौवा भी ऑडिशन देने के लिए आता है। एक एक करके सभी अपने ऑडिशन देते हैं। सबकी बारी होने के बाद कालू कौवे की बारी आती है। कालू कौवा डायरेक्टर को कुछ एक्टिंग करके दिखाता है। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है। पीलू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे एक चंपू काला कौवा यहाँ कैसे आ गया? कितना बदसूरत है, बड़ा आया हीरो बनने। कोई भी आ जाता है हीरो बनने के लिए। सुनो डायरेक्टर, अगर आपने इसको हीरो बनाया, मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। डायरेक्टर कालू को एक्टिंग करने के लिए मना कर देता है। कालू डायरेक्टर से कहता है, साहब एक मौका तो दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन डायरेक्टर उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकाल देता है। कालू कौवा ये सदमा झेल नहीं पाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पीलू और डायरेक्टर को मिंटू नाम का एक कबूतर मिल जाता है हीरो की रोल के लिए। रात को शूटिंग शुरू होती है। हीरो और हीरोइन तैयार खड़े रहते हैं और डायरेक्टर उनको एक्शन का निर्देश देता है। कैमरा एक्शन। पीलू चिड़िया अपनी डायलॉग बोल रही होती है, सुनिए जी, मुझे अभी के अभी हीरो का हार चाहिए। तभी उसकी आवाज सुनकर कालू कौवे की आत्मा जग जाती है। शूटिंग कर रही है ये हीरोइन, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। जब कालू पीलू और बबलू को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। ये तो वही फिल्म है जिससे मुझे इस डायरेक्टर ने और पीलू हीरोइन ने धक्के मार कर निकाला था और उसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। अब मैं इन्हें देखता हूँ। कालू की आत्मा मिंटू के शरीर में घुस जाती है। मिंटू की आंखें लाल हो जाती है और वो पीलू से गुस्से से कहता है,
मक्कार चिड़िया, तू अपने आप को समझती क्या है? बिना मेकअप के तू बिल्कुल डायन दिखती है। तेरे बेइज्जती करने के कारण मैं मर गया था। मैं अपनी एक्टिंग के लिए तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगा। मैं तेरा कितना बड़ा फैन था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। पीलू चिड़िया ये देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे, मिंटू कबूतर से मुझे बचाओ, मिंटू मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पीलू बबलू को आवाज देती है, डायरेक्टर साहब बचाइए मुझे। बबलू उसे कहता है, अरे लगता है पीलू मैडम कालू कौवे की आत्मा इसके अंदर आ गई है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पीलू कहती है, सुनो कालू, तुम मेरे साथ काम करना चाहते थे, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ। चलो अब इस फिल्म में एक्टिंग करते हैं। कालू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो बबलू से कहता है, डायरेक्टर जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। डर के मारे बबलू वही करता है। अब कालू कौवा पीलू चिड़िया के साथ एक्टिंग करता है। वो डांस करता है, बहुत से डायलॉग बोलता है। फिर इस तरह वो फिल्म पूरी हो जाती है और एक बहुत बड़ी हिट हो जाती है। फिर पीलू कालू की आत्मा से कहती है, कालू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने नहीं दी और तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। मैं बहुत घमंडी हो गई थी, इसकी वजह से तुम्हारी जान गई। अब मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी और तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। पीलू चिड़िया, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। मेरा एक्टिंग करने का सपना पूरा हो गया है। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवे की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौवा अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा।
कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का, ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।